हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट लेक्चर्स में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने जो बहुत सारा ऑर्गेनिक का पार्ट कंप्लीट कर लिया और आज हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने चला रखी है उसी में एक तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की आज हम बात करेंगे और फिर इसके अगली क्लास में हम बात करेंगे भैया एनएसआर और एनएआर। तो यहां पर जो है एक तरीके से रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होगा और फिर इसके बाद में जो कुछ नेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बस ऑर्गेनिक में जितना भी मेजर पोर्शन है सारा हम इसी तरीके से धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जरा कि स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि भैया आप पिछली क्लास में हम बहुत सारी चीजें जो पढ़ चुके हैं, वही रिएक्शन के टाइप हम पढ़ रहे हैं। और भैया देखो अटैकिंग स्पेसीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हम करेंगे। हमने जो एनएआर वगैरह जो एक तरीके से ईएआर रिएक्शंस की बात कर ली हमने, जो है वो इससे पहले और भी जो है बहुत सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो उसके एग्जांपल देख लिए, एचबीओ रिएक्शन, ओएमडीएम रिएक्शन, है ना, वो सारी चीजें हमने देख ली। एलिमिनेशन की बातें हमने कर ली। तो उसी क्रम में हमारे पास अगली जो रिएक्शन है वो हम बात करेंगे किसकी भैया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इसके बाद में जो अगली रिएक्शंस होगी अपने पास कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और फिर जो है उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो है वो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जरा कि स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी चीजें। मैं थोड़ा सा जो लाइटिंग ठीक कर देता हूं, चलो ठीक है, एक बार और मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। ओके, हाँ जी, देखो कि भाई हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, इसकी हम बात करेंगे। रिएक्शन है भैया, इसको हम बोलते हैं FSR। ठीक, क्या होगा तो एक चीज मैं बता देता हूं कि दीज आर करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन। जो एल्केन है उनकी ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है ना, कि भाई एल्केन जनरली किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, तो इसी तरह की रिएक्शन देते हैं। जैसे इससे पहले हमने बात करी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस किसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है, तो एल्काइल हैलाइड की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। फिर या सॉरी, एलिमिनेशन नहीं, उनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है एनएसआर होती है ना। तो एल्केन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो है वो एफएसआर है। तो दीज आर characteristic reactions of alkanes। ठीक है, तो भैया ये एल्केन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, एफएसआर। इनमें जो एक फ्री रेडिकल जो हो दूसरे फ्री रेडिकल को क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है, बिना किसी जो है वो हम देरी के डायरेक्टली एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही हम समझ सकते हैं कि एफएसआर रिएक्शंस क्या होती है। तो इसमें जो एग्जांपल्स ऑफ FSR, एग्जांपल्स में सबसे पहली जो रिएक्शन है ना, ये है भैया हैलोजिनेशन। और इससे ही हम क्या पढ़ते हैं, इससे ही हम समझेंगे कि जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये क्या होती है। पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन। देखो जी क्या होगा, RH है या हमारे पास RH है, ये कोई हाइड्रोकार्बन या फिर क्या है, एल्केन है। ठीक, और इसकी रिएक्शन आपको क्या करवानी है भैया, H2 के साथ करवानी है, HNu की प्रेजेंस में। HNu का मतलब क्या हो सकता है, सनलाइट हो सकता है या यहां पर डेल्टा भी दे सकता है। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो किसी एनर्जी की प्रेजेंस में होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी। रिएक्शन जब होगी तो यहां पर बनेगा RH और साथ में जो है वो HX जो क्या हो जाएगा बाहर, और ये रिएक्शन चलती है भैया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से, FSR से ये रिएक्शन चलती है। अब देखिएगा जरा, डायरेक्टली हम आते हैं भैया जी इसकी मैकेनिज्म पर। तो मैकेनिज्म आप देखो, याद रखिएगा कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है ना वो ओवरऑल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कोई भी हो, चाहे वो फ्री रेडिकल एडिशन हो चाहे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो। फ्री रेडिकल रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगी भैया जी, 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, और वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है चेन इनिशिएशन स्टेप। रिएक्शन यहां से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, चेन इनिशिएशन स्टेप से रिएक्शन हमारी स्टार्ट होगी। दूसरी, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये बात हमने पहले भी कर रखी है ना, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चेन प्रोपागेशन स्टेप बोल देंगे, और जब रिएक्शन रुक जाएगी तो उसको हम बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो यहां पर आप देखना जरा कि सबसे पहले ये हमारे पास रिएक्शन CH4 Cl2 और ये UV का मतलब वही HNu है,
HNU का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से Cl2 ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3Cl बन गया और HCl बन गया। रिएक्शन देखिएगा, इनिशिएशन स्टेप याद रखना, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फ्री रेडिकल के बनने से स्टार्ट होती है। तो पहला स्टेप यही है, इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो आपको पता है सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको ये पता है कि भैया ये जो है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस अगर नहीं है तो आपको पता है कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड जो है टूट सकता है। इस बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनेगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यही मेंशन कर रखा है भैया यहाँ पर, देखो जरा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंटेनर में अगर एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को लगातार आगे से आगे क्या करता रहता है भैया, प्रमोट करता रहता है, आगे से आगे जो है वो बोलता रहता है कि भाई मैं फ्री रेडिकल हूं तो तू भी फ्री रेडिकल बना। तो प्रोपागेशन स्टेप में देखिएगा क्या होगा कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आया किसके पास, CH4 के पास, कि भाई ये हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल था और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आया और इसको कहा कि भाई देख मेरे साथ आजा, फायदा ही फायदा है। तो CH3 और ये साथ में क्या बन गया, HCl, कि एक फ्री रेडिकल ने दूसरे वाले को प्रमोट कर दिया कि मैं फ्री रेडिकल हूं तू भी फ्री रेडिकल बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, ये जो CH3 फ्री रेडिकल आया ना, ये CH3 फ्री रेडिकल ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर वापस से अटैक करेगा, ये इधर से ये इधर से, तो हमारे पास ये बना भैया CH3Cl और ये Cl फ्री रेडिकल, ये हो गया खत्म बात। तो प्रोडक्ट बन गया, और ये Cl फ्री रेडिकल वापस से दूसरे किसी मेथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जहां पर भी रिएक्शन हो रही है वहां पर क्लोरीन का केवल एक ही मॉलिक्यूल हो, या ऐसा तो है नहीं कि जहां पर भी रिएक्शन हो रही है वहां पर केवल हमारे पास CH4 का एक ही मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आगे वापस से CH4 के मॉलिक्यूल पर जाके अटैक करेगा, वापस से अटैक करके वापस से पहला स्टेप, अगर पहला स्टेप दोबारा होगा तो दूसरा भी दोबारा हो जाएगा, रिएक्शन बार बार आगे से आगे चलती जाएगी, और तब तक चलती जाएगी जब या तो जो है वो CH4 या फिर Cl2 इन दोनों में से कोई एक खत्म ना हो जाए, है ना, दोनों में से कोई एक भी खत्म हो गया तो दूसरा प्रोपगेशन स्टेप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, तो टर्मिनेशन यानी रिएक्शन का खत्म होना, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है फ्री रेडिकल के बनने से। तो अगर कंटेनर से सारे के सारे फ्री रेडिकल हट गए या कंटेनर से सारे के सारे फ्री रेडिकल चले गए तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो है रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, रिएक्शन का चलना बंद हो जाएगा। और फ्री रेडिकल, एक कंटेनर में बहुत सारे फ्री रेडिकल, अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल हमने भर रखे हैं, तो इस केस में क्या होगा भैया, बहुत सारे फ्री रेडिकल जब होते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि सारे फ्री रेडिकल रैंडमली कैसे भी जुड़ सकते हैं। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि Cl फ्री रेडिकल Cl के साथ जुड़ जाए और क्या बना ले, Cl2 बना ले। ये भी पॉसिबिलिटी है कि CH3 फ्री रेडिकल Cl के साथ जुड़ जाए तो CH3Cl बना ले, और ये भी पॉसिबिलिटी है CH3 के साथ जुड़कर क्या बना ले भैया, ये बना ले। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल भी है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 भी बना सकता है ना, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो बताएंगे वो हम कौन सा बताएंगे, CH3Cl वाला मेजर प्रोडक्ट बताएंगे। तो ये रिएक्शन है भैया कौन सी, फ्री रेडिकल। तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो हम पहले ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। अब भैया देखो जरा कि इसी रिएक्शन में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 2 केस हो सकता है। CH4 है, मान लो CH4 की रिएक्शन हमने करवाई क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई HNU की प्रेजेंस में। 2 केस हो सकते हैं। एक तो पहला केस ऐसा है कि भैया यहां पर CH4 जो है वो एक्सेस में है, ठीक है, ये एक्सेस में है। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है CH4Cl2 और ये रिएक्शन है HNU के साथ, और यहाँ क्लोरीन जो है वो किस में है भैया जी, एक्सेस में है। 2 केस है। सबसे पहले वाले केस में तो CH4 एक्सेस में, आपको क्या करना है, केवल एक हाइड्रोजन हटाना है। तो यहाँ से मैं HCl अगर बाहर करूंगा तो यहाँ से बनेगा भैया CH3Cl, ये एक्सेस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन तो खत्म हो गया ना, क्लोरीन का तो मेरे पास एक ही मोल था, क्लोरीन अगर एक ही मोल है तो रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, CH3Cl जो है ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। लेकिन हाँ, अगर क्लोरीन को आपने एक्सेस में लिया तो भैया सबसे पहले रिएक्शन होगी, HCl बाहर होगा, क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, क्लोरीन अभी मेरे पास बाकी है, वापस से क्लोरीन HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, और इसके जितने भी हाइड्रोजन है ना कंपाउंड के, सारे एक एक करके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन CH2Cl2 है ना। और फिर जो अभी वापस से रिएक्शन होगी, क्योंकि Cl2 मेरे पास एक्सेस में, वापस से रिएक्शन होगी CH और ये आया Cl3, और यहाँ पर वापस से रिएक्शन होगी एक बार फिर से, जो HCl यहाँ पर भी बाहर होगा, यहाँ पर भी HCl बाहर होगा, क्या बनेगा, CCl4, दिस इज नॉन एज पायरीन।
है ना। और ये काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है, आग बुझाने के काम में आता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन चलती है। अगर हैलोजन एक्सेस में, रिएक्शन आगे से आगे आगे से आगे लगातार क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। अब देखो इसी रिएक्शन की बात करते हैं, कुछ हैलोजिनेशन के बारे में एक दो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। भैया RH के साथ रिएक्शन करवाई आपने, हैलोजिनेशन करवाया है ना, तो क्या होगा, एक जो है वो हाइड्रोजन इसका हेलोजन से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। हेलोजिनेशन इज मेड ऑन एक्सपोजर टू मिक्सचर ऑफ यूवी और एलिवेटेड टेम्परेचर। कहने का मतलब वो ये है कि भाई हेलोजिनेशन की रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, है ना, या फिर यू कहो कि आप बोल सकते हो कि हीट की प्रेजेंस में, या फिर कह दो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, और ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना। हेलोजिनेशन में हमारे पास फ्लोरीन है, आप रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाते हो तो इसको फ्लोरिनेशन बोलते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरिनेशन बोलते हैं, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ आयोडीनेशन। तो ये रिएक्शंस हमारे पास है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। और इन चारों आयोडीन, चारों जो हेलोजन है ना, इन चारों हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। तो याद रखना F2 gives explosive reactions। ठीक है कि भाई फ्लोरीन जो है ना वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। और फ्लोरीन के केस में रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ अनकंट्रोल्ड वे में अगर बाहर निकलती है तो दैट इज नॉन एज एक्सप्लोजन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। कि भाई एक्सप्लोजिव रिएक्शन क्या है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन बहुत सारी एनर्जी अनकंट्रोल्ड मैनर में एक साथ रिलीज हो जाती है, एक साथ बाहर निकल जाती है, उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे पटाखा फूटता है ना, जैसे बत्ती लगाई, बत्ती लगाते जो वहां पर तुरंत उसका क्या होता है, एक तरीके से कंबशन, इतनी भयंकर तुरंत केमिकल रिएक्शन होती है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है और बहुत सारी एनर्जी बनती है, वो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है तो एक्सप्लोजन होता है। तो फ्लोरीन इसी तरीके की रिएक्शन देता है हैलोजिनेशन में, बहुत सारी एनर्जी जो एक साथ यहां पर क्या होती है, रिलीज होती है। फिर इसके बाद देखो जरा, क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, बहुत स्लो भी रिएक्शन नहीं करते। और आयोडीन जो है ना, आयोडीन I2 के केस में रिएक्टिविटी कम हो जाती है। कारण यह है I2 gives रिवर्सिबल रिएक्शन। कि आयोडीन के केस में जो है वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। अभी कारण बताऊंगा आयोडीन के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होती है। फिर भैया देखो जरा कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है इस रिएक्शन में अभी मैंने कहा था क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा तो आपको पता है रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भैया हमें यही ध्यान में रखना है यहां पर कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, कारण 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में रिएक्शन कौन करेगा, प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो सबसे लास्ट में रिएक्शन करेगा। और रीजन इसका वही क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिएगा आगे, अगर मैं बढ़ूं तो एक एक करके सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो फ्लोरिनेशन, अभी मैंने कहा था कि फ्लोरिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोजिवली फ्लोरीन रिएक्शन करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, फ्लोरीन को नाइट्रोजन गैस के साथ मिला के उसको डाइल्यूट कर देते हैं। नाइट्रोजन के साथ मिलाकर जो डाइल्यूट करने से इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड हो जाती है। थोड़ा जो है वो आप देखोगे फ्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो भैया रिएक्शन आराम आराम से होगी, इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं होगी। तो भैया कंडीशन ऐसी है कि इवन इन डार्क रिएक्शन जो है वो डार्क में भी हो जाती है, अंधेरे में भी फ्लोरीन के साथ जो है आपको HNO लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर फ्लोरिनेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट वायलेंस when alkane is treated with fluorine diluted with an inert gas like nitrogen। तो इसको नाइट्रोजन में मिक्स करके इनर्ट गैस, अब यार आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन कहाँ है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस तो वो है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जिनोन, ये सारी इनर्ट गैस है। भैया इनर्ट का मतलब है एक ऐसी गैस जो कि किसी के साथ रिएक्शन ना करे, और नाइट्रोजन फ्लोरीन के लिए इनर्ट की तरह ही बिहेव करती है। नाइट्रोजन फ्लोरीन के रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन नहीं करेगी, तो इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन ना करे, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास फ्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन की बात आई तो CH4 Cl2 के साथ एक एक करके देखो, अभी हमने ये रिएक्शन देखी थी, CCl4 बन रहा था, है ना। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर Cl2 जो है वो एक्सेस में होना चाहिए। अगर CH4 एक्सेस में होगा तो रिएक्शन पहले स्टेप में यहीं पर CH3Cl पर ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर आगे कि द मोनोक्लोरिनेशन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग एल्केन इन लार्ज एक्सेस। ये मैंने कहा था CH4 अगर एक्सेस में है तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ही बनेगा, ठीक है। चलो जी आगे एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं भैया 12 नून एक्सप्लोजिव या 12 नून रिएक्शन, या इसको नून रिएक्शन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज
नून रिएक्शन, ठीक है, कि इसमें जो है वो कार्बन ब्लैक बनता है, साथ में HCl बनता है। तो ये लिखा हुआ है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, बस ये ध्यान में रखना ऊपर वाला कि भाई व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस देन पर क्लोरो डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो भैया ये पर क्लोरो डेरिवेटिव या कार्बन जो है वो भी बनता है, लेकिन ये इसकी बात कर रहा है, पर क्लोरो या फिर जो वो जो बार बार जो है वो हेलोजिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा। ये एक जो है वो 12 बजे अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है, अलग तरीके से बिहेव होता है, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव शो करती है ना। ये मैकेनिज्म हमने पढ़ ली। ब्रोमिनेशन, Br2 जो सेम टू सेम क्लोरीन की तरह ही रिएक्शन करेगा, उसमें कोई जो है वो नहीं है। तो ज्यादातर केस में आप देखोगे या तो हम जो है ब्रोमिनेशन करवाएंगे या फिर हम क्लोरिनेशन करवाएंगे। ज्यादातर रिएक्शन में मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ सारी एनसीईआरटी की है, याद रखना, एनसीईआरटी मस्ट है अपने लिए, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ भाई, तो सारी रिएक्शन ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है ना। पेपर कहां से आता है? एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी एक बार इस पर जरूर पढ़ लेना, विशेषकर कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है, चाहे वो एल्केन की हो, चाहे वो एल्कीन की हो, चाहे वो एल्काइन की हो, है ना। इसके अलावा जो हो एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल ईथर, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है वो जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि जनरली जो हो कोचिंगों में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाते नहीं है, लिखवाते नहीं है, मुझे पता है। तो आप ये टॉपिक जरूर कवर कर लेना एनसीईआरटी से। बाकी तो जो वो सारी चीजें करवा दी जाती है। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन की रिएक्शन अभी मैंने कहा कि भाई रिवर्सिबल होती है। कारण क्या है? देखो जरा कि आयोडीनेशन रिएक्शन में जैसे ही आप आयोडीनेशन करवाओगे तो रिएक्शन में साथ में क्या बनेगा? HI। और HI जो होता है ये स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जी, स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? रिएक्शन में जो एल्काइल आयोडाइड बनेगा ना, इसको वापस से किधर ले जाएगा? पीछे की तरफ ले जाएगा, रिएक्शन को वापस से बैकवर्ड ले जाएगा और वापस से I2 रिलीज करवा देगा। अब आप सोचो, और रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम आता है। तो अगर आपको क्या करना है, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, याद करना वो दिन जब तुमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि यार इस HI को यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और इस HI को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसमें एक काम करो, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन सा मिला है? तो HNO3 मिला सकते हो, HiO3 मिला सकते हो, HiO4 मिला सकते हो। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है HiO3 हो गया, ये मिला दो, HNO3 मिला दो भैया, HgO मिला दो, HiO4 भी मिला सकते हो। ये सारी चीजें आप मिला दो तो ये क्या करेंगे? रिएक्शन में जो HI बना है इसको वापस से I2 में क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। I2 में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देंगे और ये I2 वापस से रिएक्शन में काम में आ जाएगी। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा? आगे की तरफ। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो आयोडीनेशन रिएक्शन है इसको इसमें ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए या एल्काइल आयोडाइड की यील्ड अच्छी बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाए? तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो मिला सकते हो। क्लियर है बात? तो ये हुई भैया एक बात। और फिर जो है वो आयोडीनेशन रिएक्शन बहुत स्लो होती है। कारण क्या है? कारण यह है इसमें आई फ्री रेडिकल बनता है और आई फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है ना। ये तुरंत क्या करता है भैया? आई फ्री रेडिकल दूसरे आई फ्री रेडिकल के साथ मिलकर तुरंत I2 बना लेता है। तो रिएक्शन में ये फ्री रेडिकल बहुत ही कम स्टेबल होता है और बहुत कम स्टेबल है, इसलिए इसको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए आसानी से बनता नहीं है ना। तो ये कारण है कि ये रिएक्शन जो है बहुत ही क्या होती है? स्लो होती है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये है हमारे पास क्या? आयोडीनेशन। फिर इसके बाद में हेलोजिनेशन का दूसरा एग्जाम्पल है भैया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है NO2 का जुड़ना और इसको हम वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होती है। 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाके रिएक्शन होती है। और आपको पता है इतने ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी रिएजेंट होंगे ना, सारी चीजें जो वो वेपर फेज में होगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेपर फेज नाइट्रेशन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं। रिएक्शन वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चलती है और ये लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन विथ NO2 ग्रुप। तो H हटेगा, NO2 जुड़ेगा। जैसे हेलोजन के केस में H हट रहा था, हेलोजन जुड़ रहा था, ठीक वैसे ही नाइट्रेशन केस में H हटेगा और NO2 क्या होगा? जुड़ेगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3। भैया सामान्य ताप पर रिएक्शन नहीं होती है जनरली, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और वही है कि ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो सारे के सारे ये किस में होंगे? वेपर फेज में होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेपर फेज नाइट्रेशन। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है।
है ना। जैसे भैया ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, जैसे ये रिएक्शन हुई HNO3 के साथ, ये तो बना ही बना, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ CH3NO2 भी साथ में क्या हो रहा है, बन रहा है। जैसे ये प्रोपेन है, 400-500 डिग्री पर रिएक्शन होती है, तो भैया ज्यादा टेम्परेचर पर कार्बन कार्बन के बीच का भी बॉन्ड टूट जाता है, तो भैया देखो इसमें ये वाला कई प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये तो बनेगा ही बनेगा, है ना, ये तो बनेगा ही बनेगा। भैया हो सकता है 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हट जाए, इवन 2 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कारण कि भाई वहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनता है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहां पर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, यहां NO2 और ये CH3। फिर भैया इसमें जो बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट का आपको जो है एक ये भी बन सकता है CH3NO2, बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या बनता है भैया, मिक्सचर मिलता है नाइट्रेशन में। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन SO3H ग्रुप से होता है, तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एल्केन बाय SO3H इज नोन एज सल्फोनेशन। रिएक्शन जो होगी वो फ्यूमिंग H2SO4 के साथ होगी, है ना, या फिर आप बोल सकते हो H2SO4 और साथ में SO3 के साथ होगी, है ना, और इसको हम बोलते हैं H2S2O7 या फ्यूमिंग H2SO4 जो होता है, इसको ओलियम भी बोलते हैं। इसमें ध्यान में ये रखना कि कम कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ये सारे के सारे सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। कम कार्बन के जो भी हाइड्रोकार्बन या एल्केन होंगे वो सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देंगे, केवल ज्यादा कार्बन के जो एल्केन होते हैं वो ही सल्फोनेशन रिएक्शन देते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि भाई कम कार्बन के ब्रांचिंग वाले, जिनमें ब्रांचिंग होते हैं, जैसे इसमें देखो 3 डिग्री, कार्बन तो 4 ही है लेकिन इसमें ब्रांचिंग है 3 डिग्री एक, तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन दे सकता है ना। और जो है वो एक तरीके से हम बोलते हैं कि कम कार्बन वाले, जैसे मीथेन का अगर आप सल्फोनेशन करवाना चाहते हो, है ना, H2S2O7 के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो, नहीं होगी। एथेन के केस में भी जो रिएक्शन नहीं होगी, इवन प्रोपेन और ब्यूटेन के केस में या एन ब्यूटेन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर तो भी रिएक्शन नहीं होगी, है ना, कारण कि यार वो फ्री रेडिकल जो बनता है वो बहुत कम स्टेबल बनता है ना, और ज्यादा कार्बन के जो होंगे वही रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्टिविटी टर्सरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपने पास है भैया एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इवन जो है वो रिएक्शन कई बार जो है पूछी भी जाती है। और एक नाम सुना होगा आपने NBS, NBS होता है भैया एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है, यह NBS होता है, और भैया इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्या काम करता है, तो ये ध्यान में रखना, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। क्या काम करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। अब एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, कि भाई डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, दिस इज एलाइलिक, ठीक। ऐसे ही बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक, ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन जो होता है ये क्या होता है, ये बेंजाइलिक होता है। तो बस NBS जो हो यहीं पर काम करता है, क्योंकि भैया रिएक्शन की मैकेनिज्म वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगी, और ये एलाइलिक या बेंजाइलिक पर ही काम क्यों करता है, क्योंकि एलाइलिक या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस वाला फ्री रेडिकल है, और रेजोनेंस वाला फ्री रेडिकल आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहीं पर रिएक्शन होगी। जैसे ये है डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये वाला जो क्या है अपने पास एलाइलिक कार्बन है, तो यहाँ इस पर रिएक्शन होगी और इस पर रिएक्शन होगी, तो भैया Br यहीं जुड़ेगा, और ये सेम टू सेम वही फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, सेम टू सेम वैसी की वैसी रिएक्शन है। और जैसे भैया इसमें एक दो एग्जाम्पल की मैं और बात कर दूं, कोई भी आ जाए, जैसे मान लो ये लिखा हुआ मिल गया आपको, है ना, और यहाँ पर दे दिया NBS, ठीक, जैसे हमारे पास, हाँ भाई, तो देखो जरा कि जो NBS है अब ये क्या करता है, तो अभी मैंने आपको कहा कि NBS एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा। तो जैसे मान लो ये कोई एग्जांपल दे दिया, या इसी तरीके का कोई और इस तरीके का कोई एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर लिख के दे दिया भैया NBS और साथ में HNu, या फिर भैया इस तरीके का कोई एग्जाम्पल दे दिया, मान लो ये हमारे पास जो टोलुइन है, और यहाँ एरो पर एक तो आपको लिख के दे दिया भैया Br2 और HNu, एक साथ में जो NBS लिख के दे दिया, दोनों का एक ही काम है ना। अब भैया जी क्या करोगे, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, तो NBS अगर है
तो ये हमें पता है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पर जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से क्या करेगा भैया, Br जोड़ेगा। तो यहां पर जो इस कार्बन पर आप Br जोड़ोगे, अब चाहे इस पर जोड़ दो चाहे नीचे वाले पर जोड़ दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर देखो जरा, ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है, तो इसी कार्बन पर जो क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। अगर Br और H लिखा है साथ में, तो आप क्या करोगे भैया, ये जो बेंजाइलिक है इसी पर Br का सब्स्टिट्यूशन करवाओगे। कारण यह है कि यार जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है, यही कारण है। और अगर NBS जो है वो लिखा है तो भी मैं रिएक्शन यहीं पर क्या करूंगा, करवाऊंगा। क्लियर है बात। अगर मान लो इस तरीके का एक कोई एग्जांपल है, मान लो ऐसा एग्जांपल दे दिया आपको, है ना, ये एग्जांपल दे दिया और यहां पर अब दे दिया भैया NBS। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो दो अलग अलग तरीके के हमारे पास एलाइलिक कार्बन हो गए। देखो जी, ये वाला भी एलाइलिक है और ये वाला भी क्या है, एलाइलिक। दो अलग अलग तरीके के एलाइलिक कार्बन है और इन दोनों एलाइलिक कार्बन में अगर मैं देखूं तो आप देखो जरा कि यहां पर जो है ना फ्री रेडिकल वो क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल। ये भी एलाइलिक है, नीचे वाला भी एलाइलिक है, लेकिन ऊपर वाला एलाइलिक है, इसके साथ 3 डिग्री भी है, तो 3 डिग्री वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है। तो सीधी सी बात, आप 3 डिग्री वाले को ही क्या करोगे, स्टेबल करके यहां पर Br जोड़ोगे। ये हमारे पास NBS बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला एक रिएजेंट है, इसका ध्यान में रखना, इसको आपको जो है वो दिमाग में रखना ही रखना है। तो भैया ये जितनी भी हमारे पास रिएक्शन थी, मोटा मोटी सारी की सारी रिएक्शन जो कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई होप मेरी बातें जो आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको ये सारी रिएक्शंस कहां मिलेगी, तो भैया एनसीईआरटी में कहां मिलेगी, मैंने कहा ना एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगी भैया जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपके पास जो 11th की एनसीईआरटी है, सेकंड एनसीईआरटी, उसमें आप जाओगे हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में। तो हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में भी जो एल्केन की रिएक्शंस है वहां पर आपको ये सारी की सारी रिएक्शंस मिलेगी। विशेषकर कि जो हमने अभी हेलोजिनेशन वाला जो पार्ट पढ़ा था, है ना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, सारी रिएक्शन आपको वहां पर मिलेगी। और एनसीईआरटी में से मैंने अभी आपको कहा कि कम से कम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है जी, ये हो गई एक बात। अब आगे बढ़ते हैं भैया, हमारे पास दूसरी तरीके की जो रिएक्शंस है ना वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिएगा जरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। और भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको हम बोलते हैं ESR। देखो जी, सारे एग्जांपल जितने भी ESR के ना, सारे एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि यार एल्केन जो है ना, एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी होती है, तो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो जो है वो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। ठीक ऐसे ही जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो बेंजीन रिंग है ना, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ESR होती है। पहला पॉइंट जो जरूरी है, जो ध्यान में रखना है ना, तो these आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ये जो है वो बेंजीन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, या एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। ठीक, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या होती है ESR, तो यहां पर देखो नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे मान लो ये बेंजीन है, ये हमारे पास H, ठीक, यहाँ कोई आया जी कोई इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और इलेक्ट्रोफाइल जो हो क्या करेगा, यहाँ से H को तो हटा देगा और खुद जो हो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये है ESR, है ना। कैसे रिएक्शन चलती है और कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको मैकेनिज्म चाहिए ही चाहिए, मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। देखिएगा जरा मैकेनिज्म, भैया मैकेनिज्म जो है ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, मैं एक चीज बता देता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग होता है ना। जैसे नाइट्रेशन में अलग होगा, सल्फोनेशन में अलग होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अलग इलेक्ट्रोफाइल, एसाइलेशन में अलग। तो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग रिएक्शंस में यूज होंगे। और डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ लिया नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल काम में आता है ना, या सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल काम में आता है। तो ये अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। क्या होगा जी, वही बात, जैसे हमने एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी बताई थी, मैंने EAR बताई थी ना। तो वहां पर क्या होता है, एल्कीन में एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल अपना, और भैया आपको तो पता है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, तो बेंजीन के पास आया कि यार देख भाई, है ना, आज इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, दे दे।
बेंजीन ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास तो ठीक ठाक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक काम कर, तेरे को इलेक्ट्रॉन मैं दे देती हूं। तो बेंजीन ने इसको इलेक्ट्रॉन ऑफर किए। कैसे ऑफर किए? ठीक वैसे ही जैसे ईएआर में हमने किया था, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने किया था। तो बेंजीन ने क्या किया भैया, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पहले किसी एक कार्बन पर शिफ्ट कर दिया। मान लो इस पर शिफ्ट कर लिया, कौन से कार्बन पर शिफ्ट करेगा ये सोचने वाली बात है, अभी आगे बात करेंगे हम, है ना। तो एक कार्बन पर शिफ्ट किया और इसने इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऑफर कर दिया। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो इलेक्ट्रॉन देते ही हमारे पास कंडीशन ऐसी, ये तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहां पर, तो है ना, और यहां चार्ज आ गया भैया बेंजीन पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कंडीशन आई। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो है ना अपने पास बीच में एक कार्बोकेटाइन बना है, और ये कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो एक काम करता हूं, है ना, दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये जो है ना वो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और भैया ये कार्बोकेटाइन अगर रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है तो इसमें हम चलाते हैं जी रेजोनेंस। देखो जी भाई, मैं इसमें रेजोनेंस चलाऊंगा, ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, तो इसकी पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये आएगा भैया जी अपने पास H, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये H जो है ना, यहाँ पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, बस उसी को मेंशन किया है। नेक्स्ट स्टेप पे ये वाला बॉन्ड इधर आया, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये वाली बनेगी भैया, ये H और ये E, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब एक चीज ध्यान से देखो जरा, कि जैसे ही बेंजीन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को ऑफर किया, तो बेंजीन तो कैसी हो गई भैया, पहले एरोमेटिक थी, एरोमेटिसिटी बेंजीन की क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि भैया पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, और पूरी रिंग का रेजोनेंस क्या हो गया है, खत्म हो गया। इसलिए बेंजीन जो है ना वो अपना एक तरीके से एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गई रिंग। और भैया आपको पता है दुनिया का हर काम किसके लिए होता है, दुनिया का हर काम तो स्टेबिलिटी के लिए होता है, और भैया हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि स्टेबिलिटी क्या होती हो, कम होती हो। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो बेंजीन वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करेगा, गेन करेगा। और वो कैसे करेगा, तो भैया वो ऐसे करेगा, इस हाइड्रोजन को जो है ना यहां से ये कर देगा खत्म, टाटा बाय बाय अलविदा, ये लो जी। तो यहां से हाइड्रोजन को इसने जो H+ के फॉर्म में क्या कर दिया जी, फ्री कर दिया, और वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को इसने क्या कर लिया, गेन कर दिया। इस तरीके से ये रिएक्शन ओवरऑल चलती है। या मैं चाहूं तो इसको जो हो आगे भी बना सकता हूं, आगे वाले स्टेप में। पहले आप देखो इन सबको मिला के मैं काम कर रहा हूं, इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा भैया जी, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ यूं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन है, ये E है ना जी। तो यहां देखो, यहां से लेके इस कार्बन तक रेजोनेंस है ना, कि भाई इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक यहां तक रेजोनेंस है, जबकि इस तरफ रेजोनेंस नहीं है। तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड लगाऊंगा ना, वो मैं इतना ही लगाऊंगा, ठीक। और यहां पर जो पॉजिटिव भी आएगा। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं भैया, दिस इज नॉन एज एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, या इसको जो है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि रिएक्शन का ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप स्लो होता है, और आपको तो पता ही है स्लो स्टेप बोले तो क्या, RDS, है ना, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब यही होता है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता ही है कि बेंजीन वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर लेगा भैया, गेन कर लेगा। और कैसे गेन करेगा, तो वही हाइड्रोजन को यहां से खत्म, टाटा बाय बाय, ये ले जी अलविदा, और ये H+ को बाहर करके वापस से इसने अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया जी, गेन कर लिया। और ये कंपाउंड इस तरीके से चलता है। तो ये वाला रिएक्शन, ये जो स्टेप होता है, ये बहुत फास्ट स्टेप होता है ना एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि स्लो स्टेप RDS क्या होता है, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप कौन सा होगा, या रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रिएक्शन है अपने पास कौन सी, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखना जरा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी तरीके की रिएक्शंस है जो हमने अभी देखी है। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, कोई रिएजेंट हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक टर्मिनल है और जिसमें न्यूक्लियोफिलिक टर्मिनल भी है। यहां कोई ना कोई कैटलिस्ट होगा, प्रोडक्ट जो वो इस तरीके से बनेगा। अब देखना जरा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो देखने वाली बात है। अलग अलग रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन का तरीका क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे हम बात करेंगे नाइट्रेशन में अलग तरीका रहेगा, सल्फोनेशन में अलग तरीका रहेगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अलग तरीका रहेगा, फिर इसके बाद में जो हेलोजिनेशन की रिएक्शन में अलग तरीका रहेगा। और ये अलग अलग तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया, बेंजीन को कहा
कि यार इलेक्ट्रॉन दे दे, भाई को जरूरत है। इसने कहा ठीक है ले ले, तो बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो हमारे पास बीच में ये वाला बना, कार्बोकेटाइन बना, इसमें क्या चला, रेजोनेंस चला। और रेजोनेंस चला तो भैया रेजोनेंस से आगे जो है वो हमने इसका अभी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था इसी तरीके का, और इस रेजोनेंस हाइब्रिड को हमने क्या बोला, ये इस रेजोनेंस हाइब्रिड को हमने बोला भैया एरिनियम आयन, एरिनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना, ये हमने बोला। चलो जी आगे क्या होगा, आगे देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल H+ को कौन लेके जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही लेके जाएगा। तो बस वही बात है, एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, बेंजीन वापस से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेगा। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होती है ESR। क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, देखो जरा एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है, और यहीं पर हम जो बात करेंगे ना, एक जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करेंगे, हम मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात करेंगे, हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल जो है वो आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लो, इन पर बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? तो आ जाओ जरा क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो जरा, इसमें ध्यान में रखना है कि बेंजीन रिंग जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये वाला स्टेप स्लो है। आप सोचो जरा कि ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगी, जितनी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगी, ये वाला स्टेप उतनी तेजी से होगा, और ये स्टेप तेजी से होगा तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगी, तेजी से होगी। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्टिविटी फॉर ESR ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भैया किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ठीक, कि भैया बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ये रिएक्टिविटी जो है वो अपने पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा आप बोलोगे कि यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी बेंजीन रिंग पर, वहां पर रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, है ना। ESR के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए, ESR के लिए। ठीक, फिर भैया एक चीज और ध्यान में रखनी है, चलो बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो चीज ये है कि भैया एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक, एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरे एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं भैया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैं वो भी साथ में इधर ही लिख देता हूं, दूसरे होते हैं कौन से, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक, अब भैया कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये ध्यान में रखना है। डायरेक्टली भी पूछ लेता आपसे, डायरेक्टली सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको समझना जरा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में हम यहां पर जो है ना क्या बात करेंगे कि भाई कंडीशन ऐसी है कि जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल से मैं अगर आपको बताऊं, मान लो ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, बेंजीन पर आपने क्या कर दिया, OCH3 लगा दिया, बेंजीन पर क्या लगा दिया, OCH3 है। और अब अगर मैं यहां पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूं कि यार इलेक्ट्रोफाइल आएगा, देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन की किसी पोजीशन पर जुड़ रहा है। यहां तो बेंजीन की सारी पोजीशन फ्री है, कहीं पर भी जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, अगर बेंजीन की किसी पोजीशन पर आपने इसी तरीके से कोई ना कोई ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये ग्रुप लगा दिया, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल देखो इस पर जुड़ा तो अलग प्रोडक्ट, इस पर जुड़ा तो अलग प्रोडक्ट, इस पर जुड़ा तो अलग प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ेगा, कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा, तो ये चीज डिपेंड करती है भैया इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा है, और इफेक्ट डिपेंड करता है कि भाई इसमें मैं रेजोनेंस अगर चलाता हूं तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कहां कहां चार्ज आता है। तो आप देखो जरा कि इसका इफेक्ट है +M, याद करो +M को पहचानने का तरीका बताया था। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप GOC वाला लेक्चर जाके देख लो, है ना, जहां से हमने शायद तीसरी या चौथी जो क्लास थी अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज की, उसमें आपको जो है मिल जाएगा। तो +M इफेक्ट की कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पर एक लोन पेयर है, तो भैया इसका इफेक्ट आएगा कैसा, +M। तो भैया देखो जरा कि ये वाला इधर, ये वाला जो है वो इधर, तो हमारे पास जो हो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, डबल बॉन्ड O, और यहाँ आएगा CH3, ये पॉजिटिव। ठीक, और ये कंडीशन नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ, ये नीचे की तरफ, तो अगली जो हो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये आया O और ये CH3 और ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ और ये ऊपर की तरफ, तो अगली जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इसकी ये वाली बनेगी,
ये अपने पास इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी डबल बॉन्ड O और ये CH3 यहाँ पर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ और ये वापस से इधर, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये वाली बनेगी, है ना। इस तरीके से जो हो ओवरऑल रिएक्शन चलेगी। और आप देखो इन सब से अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो बचपन से होशियार हो, आपको तो आता है ना। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा भैया OCH3। यहाँ देखो ऑर्थो और पैरा पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी। यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर चार्ज आ रहा है, तो अब आप सोचो जरा इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए। आप कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाना चाहेगा ना। तो आप देखो कि यहां बेंजीन पर मैंने कोई एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर ही जाएगा। तो इसका मतलब यहां प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। सीधा सा सिंपल सा काम है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया ये जो ग्रुप है ना, जो ऊपर OCH3 लगा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक तरीके से डायरेक्ट कर रहा है। जैसे फिल्म में डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर होता है, डायरेक्शन को एक्टिंग बोलता है भाई, वो जो है वो जैसे बोलता है एक्शन, एक्शन बोलते ही जो वो एक्शन चालू होता है, फिर जो लास्ट में बोलता है कट, तो कट बोलते जो सीन तैयार हो गया कि भाई एक तरीके से जो वो परफेक्ट सीन आया कि नहीं है, फिर वो देखता है उसको फाइनल करता है। ठीक वैसे ही जो वो क्या करता है, एक तरीके से डायरेक्ट कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि भाई जो भी सामने उसके कलाकार है उनको डायरेक्शन का काम कर रहा है, उनको निर्देश दे रहा है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहां पर ये जो OCH3 है ना, ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रोफाइल को एक तरीके से निर्देशित कर रहा है कि ये काम कर, तू जाएगा कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर चला जा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने क्या कर रखी है, ज्यादा कर रखी है ना। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिखूंगा कि भाई ग्रुप्स विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ऑन ऑर्थो एंड पैरा positions of benzene ring, ठीक है, are known as है ना, benzene ring, ठीक है, are known as ortho para directing ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें जो वैसे तो बात लिखने की आवश्यकता नहीं थी, और आपको यह पता होना चाहिए जितने भी ऐसे ग्रुप है जिनका +M और +H इफेक्ट होता है, कौन कौन सा, +M और +H, ये जो दोनों इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं ना, वो सारे के सारे इसी तरीके के होते हैं, है ना। तो यहां पर जो है वो एग्जाम्पल के लिए जैसे OCH3 हो गया, है ना, दीज ग्रुप्स, एक पॉइंट और, दीज groups are also known as activating ग्रुप्स। तो इनको जो है वो आप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो कि ये क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इनकी प्रेजेंस में रिंग जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है ना। तो ये हुई एक बात, दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है जी, हो गया काम। अब देखना थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिनका भी इफेक्ट +M वाला होता है, जैसे मान लो OCH3 हो गया, है ना, OH हो गया, जैसे NH2 हो गया, जैसे NHR हो गया, है ना, जैसे हमारे पास जो है वो इसके अलावा NHCOR हो गया, है ना, जैसे हमारे पास X हेलोजन। भैया याद रखना हेलोजन का इफेक्ट भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। हालांकि ओवरऑल हेलोजन के केस में मैंने कहा था -I डोमिनेट करता है, डोमिनेट जरूर -I करता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम जरूर ये करता है, लेकिन भैया इस केस में आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ इनके केस में हेलोजन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, क्योंकि इफेक्ट तो इसका नेचर तो +M वाला है ना। दूसरा, इसी तरफ अगर मैं बात करूं किसकी, मेटा डायरेक्टिंग की, तो मेटा डायरेक्टिंग में हम बोल देंगे कि भैया ऐसे जो है ना, एक एग्जांपल से ही हम इसको भी समझ लेते हैं। देखो जरा कि भैया जैसे हमारे पास एक कंडीशन है कि मान लो ये है जी, वैसे तो जो है वो बनवाने की आवश्यकता नहीं है, CN जो है उसका इफेक्ट कैसा है, -M है, -M है। तो एक काम करता हूं मैं, अगर इससे इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करूंगा
और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आप देखो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की आएगी, यहाँ नेगेटिव। और सबसे जो अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड डायरेक्टली बनाता हूँ तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो इस तरीके का आएगा, है ना। देखो बार बार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम खराब ही करना है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो जी ऐसी कंडीशन है। अब आप सोचो जरा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आया, कि आपको पता है कि सेम चार्जेस के बीच में तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, और दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल आया और इलेक्ट्रोफाइल मुझे बताओ क्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके अटैक कर सकता है क्या? क्या इलेक्ट्रोफाइल की औकात है क्या? क्या इसकी हिम्मत है क्या कि यार एक काम करता हूं मैं ऑर्थो और पैरा पर चला जाता हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ऑर्थो और पैरा पर तो ऑलरेडी चार्ज कैसा है, वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ना। ये कभी भी ऑर्थो और पैरा पर नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वहां पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यार यहां पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मेटा पर तो कोई चार्ज नहीं है ना। चलो मान लो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है लेकिन कम भी तो नहीं हो रही ना। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहां जाएगा? मेटा पर जाएगा क्योंकि भैया वहां इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल रहा है। तो ये एक ग्रुप जो है ना, ये ऊपर वाला ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप है जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये बोल रहा है कि एक काम कर, तो कहां चला जा, मेटा पर चला जा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से तो मैंने चार्ज क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया, वहां से तो इलेक्ट्रॉन मैंने खींच लिए हैं। तो तेरे लिए जगह कौन सी बचती है? तेरे लिए एक ही जगह बचती है, वो कौन सी है? मेटा वाली है। तो एक काम कर, तू मेटा पर चला जा। तो मैं ये बोलता हूं कि भैया दीज ग्रुप्स, तो मैं ये बोलूंगा कि दीज ग्रुप्स will decrease electron density on ortho and para positions। ठीक है। so meta position will be electron respectively इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजिशन। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है भैया, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। हो गया काम। ठीक है। तो भैया जिनका भी इफेक्ट -m वाला होता है ना, वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग, और ये रिंग डीएक्टिवेटिंग भी है। इनको रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि ये रिंग से क्या कर लेते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, चार्ज खींच लेते हैं। तो हमारी रिंग जो है वो क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई ना इलेक्ट्रोफाइल के लिए, कि आसानी से अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा। जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया इनके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ जाती है, इनके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भैया एक हमारे पास जो है वो तैयार हो गया ऑर्थो। और अब यहां से जो है ना क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है ना, कि भाई जैसे आपको बोल दिया कि सिलेक्ट द बेस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द गिवन कंपाउंड्स। ठीक है। तो आपको जो है वो कुछ कंपाउंड्स मैं दे रहा हूं, तो इन सारे कंपाउंड्स में आपको क्या करना है कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे बेस्ट जो साइट है ना, वो आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है अटैक के लिए। जैसे सबसे पहला मैंने आपको ये दिया है, जैसे यहाँ पर अभी NH2 है ना, ये A और ये B। आपको केवल मार्क करना है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, है ना, केवल इतना बताना है। जैसे भैया ये हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पर CH3 है, ये A है और ये है मान लो B। ठीक है। और तीसरा जो है वो अपने पास कोई भी इस तरीके का कंपाउंड दे देगा आपको, है ना। जैसे यहाँ है CHO, ये है A और ये B। मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ, है ना, फिर आप जो हो इनमें ध्यान से देखना ज़रा कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अपना जो हो जाके अटैक कर सकता है। CO, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये है भैया अपना C। ठीक। और फिर अगला कंपाउंड हमारे पास इस तरीके का है,
ठीक है जी, ये A, ये B, यहाँ पर दे दिया C और ये दे दिया D। ठीक है, इस तरीके के जो है कुछ एक कंपाउंड है। अगला जो है वो आपको ये दे दिया भैया, यहाँ पर जो है वो इसको दे दिया A और इसको दे दिया भैया B, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D। ठीक है, और फिर इसके बाद में हाँ जी, इनमें आपको क्या करना है भैया, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए सबसे जो बेस्ट सूटेबल साइट है ना, वो एक तरीके से सिलेक्ट करनी है कि कहाँ हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, चेक करो जरा, बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, और वो ये है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप इसको देखो जरा, सबसे पहले ये वाला जो है ना भैया, ये NH2 का इफेक्ट चेक करो कैसा होता है। इसका इफेक्ट प्लस M इफेक्ट होता है ना, और प्लस M वाला कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा। ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ अटैक करेगा, बी पर नहीं जा सकता। बी तो कैसी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। बाकी के चेक करो भैया, एक काम करो, पॉज करो और देखो इसको। हाँ जी, फिर देखो आगे के चेक करते हैं भैया। इसमें देखो CH3 का इफेक्ट कैसा है, प्लस H, और प्लस H वाला भी क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ऑर्थो पर जो है वो बढ़ाएगा भैया, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगी वहां पर अटैक होगा। यहाँ देखो CHO का इफेक्ट -M, और -M वाले तो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करेंगे तो हम बोलेंगे कि कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पर करेगा। ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ देखो जी भैया, इस ग्रुप का इफेक्ट जो है वो है -M, CO का इफेक्ट कैसा है, -M। ये वाली पोजिशन इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। और आपको पता है जो -M या +M होते हैं ये केवल ऑर्थो और पैरा पर ही होता है, मेटा पर होते नहीं है। तो इसने तो क्या किया, A और C से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, खींच लिए, तो भैया वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। और हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है मेरे भाई, वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा मिलती है। भैया B पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो B पर अटैक करेगा। क्लियर है बात। यहां देखो जरा कि भैया अब ये जो ग्रुप है ना भाई, इसमें देखो CO, इस वाले रिंग पर CO का तो -M लग रहा है, लेकिन इस वाले रिंग पर NH का +M लग रहा है। तो पहली बात तो यह है कि -M वाली तरफ तो वो तो डीएक्टिवेटिंग हो गया ना, इधर तो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट लग रहा है। मैं ये बोलूंगा भैया, ये वाला जो है ना अपने पास, ठीक है, कि ये वाला जो है इसमें तो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट लग रहा है। इधर तो जो है कौन सा इफेक्ट लग रहा है, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट लग रहा है। कारण क्या है डीएक्टिवेटिंग का, कि यार CO का -M हो गया ना, तो एक तरफ तो डीएक्टिवेटिंग लग रहा है लेकिन इस तरफ एक्टिवेटिंग लग रहा है। तो यहां पर जो है ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली मेटा है। तो ये कहां जाएगा भैया, ऑर्थो पर जाएगा, क्योंकि +M के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर ज्यादा होगी। यहां देखो भैया, इसका -M, इसका भी -M, कहां कहां देखो, ये वाली पोजीशन दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है ना, ये वाली पोजीशन भी इन दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, और ये वाली पोजीशन इन दोनों के रेस्पेक्ट में मेटा है। -M से ऑर्थो से तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ऑर्थो पर तो इलेक्ट्रोफाइल जा नहीं सकता है। कौन सी जगह बची, ये वाली जगह बची, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल ज्यादा होगी। यहां देखो जरा कि भैया इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है +M, इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है +H, है ना। ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो है। ये वाली पोजीशन कौन सी है भैया, ये वाली पोजीशन मेटा है दोनों के रेस्पेक्ट में। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर +M भी बढ़ाएगा, +H भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल यहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसमें देखो जी भैया, ये वाला जो है -M वाला है, -M वाला ऑर्थो और पैरा से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो भैया यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेटा पोजीशन इस पर ज्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी पोजीशन पर होगा। क्लियर है बात। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भैया दूसरा जो सवाल पूछा जाता है ना, इससे दूसरा सवाल पूछा जाता है ESR के लिए रिएक्टिविटी पूछी जाती है ना, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा, कौन सा आसानी से रिएक्ट करेगा, कौन सा आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखना जरा कि क्वेश्चन ऐसा है कि भैया अरेंज
अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर ESR, है ना। तो भैया आपको ESR के लिए, रिएक्टिविटी के लिए एक तरीके से क्या पूछ लेगा, वो ऑर्डर पूछ लेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए भैया आपको ये मैंने दे दिया, है ना, एक तो है यहाँ OCH3, ठीक, एक सिंपल जो है वो हमारे पास बेंजीन है, एक मान लो यहाँ पर जो है वो टोलुइन है, और एक चौथा कंपाउंड जो है वो आपको दे दिया भैया, मान लो CHO दे दिया, ठीक है। कंसेप्ट क्या है अभी बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर जो है एक तो NO2 दे दिया, ठीक, दूसरा जो है यहाँ पर आपको COCH3 दे दिया, तीसरा जो है यहाँ पर कोई और कंपाउंड मान लो लगा NHCO, और यहाँ दे दिया जी CH3, और चौथा कंपाउंड जो है ना, चौथा कंपाउंड यहाँ पर है भैया CH2CH3। ये 3-4 अलग अलग कंपाउंड दे दिए, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा काम है। अभी मैंने आपको कहा था, देखो जरा, कि ESR के लिए रिएक्टिविटी फॉर ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। क्योंकि आप देखो कि भैया जहां अटैक होता है ना, पहला वाला स्टेप, ये वाला स्टेप कैसा आ रहा है, ये स्लो स्टेप आ रहा है, और पहला स्टेप अगर स्लो स्टेप है तो भैया ये रिएक्शन का स्टेप जितनी जल्दी होगा हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप सोचो जरा कि अगर बेंजीन रिंग खुद भी अरे यार, बेंजीन रिंग पर खुद पर ही अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो बेंजीन रिंग पर खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो भैया ये कहां से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा। अरे यार, खुद ही भिखारी है तो कहां से भीख दे देगा। बोलते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो बस वही बात है। तो यहां पर खुद पर भी क्या होनी चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी ग्रुप है जो कि +M वाले +H वाले हैं, उन सब के केस में रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको बेंजीन रिंग पर यहां पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर चेक करना है, और ये ऑर्डर जीओसी में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूं। नहीं देखा है तो जाके देख लो, तीसरी या चौथी क्लासेस होगी, मैंने अभी पहले भी मेंशन किया था। तो यहां आप देखो जरा कि OCH3 का इफेक्ट कैसा होता है मेरे भाई, +M होता है। CH3 का इफेक्ट आप कहोगे, आप जानते हो +H होता है। CHO का इफेक्ट कैसा, -M होता है। तो भैया जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ESR के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, पहला। और आपको क्या पूछा है भैया जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। तीसरे के बाद में कौन सा आएगा भैया ज्यादा रिएक्टिव, तीसरे के बाद में ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कौन सा, दूसरा। क्योंकि भैया यहां तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यहां कोई देने वाला नहीं है, तो खींचने वाला भी तो नहीं है, तो फिर दूसरा, और फिर कौन सा आ जाएगा, चौथा वाला आ जाएगा। ये हमारे पास ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। बात समझ में आ रही है। यहां चेक कर लो भैया, NO2 का इफेक्ट कैसा, -M, इसका इफेक्ट कैसा, -M, इसका इफेक्ट कैसा, +M, इसका इफेक्ट कैसा, +H, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड में, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कौन सा, फोर्थ। इन दोनों में -M, जहां -M जितना ज्यादा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो रिएक्टिविटी भी कम। इन दोनों में -M ज्यादा होता है NO2 का, इसलिए NO2 वाला कम रिएक्टिव होगा, और फिर जो है वो दूसरा वाला इससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये सवाल है, ठीक है जी। एक और पॉइंट आता है, जब बात आई गई है ना, तो मैं यहां पर जो है ये भी पॉइंट मेंशन कर ही देता हूं कि भैया बात हम कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, बात हम कर रहे हैं जो है वो ऑर्डर की, है ना। तो यहां पर एक तो है मेरे पास C6, इसको स्पेशल नोट लगा के लिख देना, तो बहुत बार जो पूछा जाता है। एक तो है C6H6, एक है C6D6, ठीक है, कि भाई बेंजीन है और ड्यूटेरोबेंजीन है, इन दोनों में से ESR के लिए रिएक्टिविटी, है ना। तो रिएक्टिविटी फॉर ESR, तो दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट जो है क्या होती है, सेम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है। कारण देख लो, कारण जान लो, ठीक है। कारण AR वाला जो स्टेटमेंट वाले जो आजकल सवाल आने का जो ट्रेंड बना हुआ है, तो वहां पर जो है ये पूछ सकता है। कारण देखो कि भाई ड्यूटेरोबेंजीन और जो अपने पास बेंजीन है ना, उन दोनों में जो रेट क्या होती है, सेम ही होती है। जबकि हमें पता है यार, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन हाइड्रोजन से, तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो ड्यूटेरोबेंजीन की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बेंजीन के बराबर ही होती है। इवन ट्राइटियम बेंजीन होता, टी होता ना, C6T6, तो भी सेम ही आती है रिएक्टिविटी। देखो कारण क्या है, यहां ये वाला स्टेप जो है ना, देखो ओवरऑल रिएक्शन की रेट या रिएक्शन की रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि भैया स्लो स्टेप कौन सा है,
कि आरडीएस में क्या हो रहा है। तो आप देखो आरडीएस में अटैक हो रहा है कि भाई बेंजीन रिंग का अटैक हुआ किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर। और भैया फास्ट स्टेप में जो हो रहा है ना भैया, उससे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां फास्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूट रहा है ना, वो फास्ट स्टेप में टूट रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फास्ट स्टेप में टूट रहा है तो भैया यहां पर रेट इस स्टेप पर डिपेंड ही नहीं करती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रेट डिपेंड ही नहीं करती है। तो आप चाहे कार्बन ड्यूटेरियम लो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन लो, चाहे कार्बन ट्राइटियम लो, तीनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहां पर मैं यूं बोलूंगा कि भैया कंडीशन कुछ यूं आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी कि यहां मैं बोलूंगा बिकॉज the rate of reaction does not depends on carbon hydrogen bond strength because carbon hydrogen bond does not breaks इन आरडीएस स्टेप। ठीक है, तो भैया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपना जो है वो आरडीएस स्टेप में टूटता ही नहीं है, वो एक्चुअल में आरडीएस के बाद में टूटता है। सेम टू सेम इफेक्ट हमने जो E2 रिएक्शन में पढ़ा था, वहां इसको आइसोटॉपिक इफेक्ट ही बोलते हैं। तो E2 रिएक्शन में जब पढ़ा था तो वहां क्या होता है, वहां पर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करता है। ड्यूटेरियम वाले की रेट क्या हो रही थी, E2 रिएक्शन के लिए कम हो रही थी। ठीक है ना, E1 रिएक्शन में भी ये जो है वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गई भैया एक बात ESR के लिए। अब चलते हैं भैया ESR के लिए एग्जाम्पल्स की बात। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एक एक करके। जनरली इस रिएक्शन, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जनरली 4 एग्जाम्पल जो है वो मेजर है, 4 एग्जाम्पल मेन है। और 4 एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, सबसे पहले हेलोजिनेशन है, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। 4 रिएक्शन, 4 एग्जाम्पल जो है उसके मेन है। हेलोजिनेशन की बात हम कर लेते हैं। तो भैया देखो जरा, वही एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिएक्शन हेलोजन के साथ करवानी है। और भैया ये जो है वो साथ में यहां पर हम कोई लेते हैं लुईस एसिड, और इस लुईस एसिड को यहां पर हम हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं। इसको हम हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं। कई बार जो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होता है कि जब बेंजीन का हेलोजिनेशन हेलोजन कैरियर या टोलुइन का हेलोजिनेशन हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है, और हेलोजन कैरियर की एब्सेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है। और हेलोजन कैरियर का काम क्या होता है, इसका काम होता है इन जनरेशन, इन है ना, हेल्प्स, या इसको मैं यूं लिख देता हूं, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने अभी आपको कहा था कि जो ESR रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन जो है वो कैसे होता है, FeCl3 के कारण होता है। देखिएगा जरा कि कैसे क्या रिएक्शन होने वाली है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ये जी देखो जरा, Cl और Cl, आपको पता है कि हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है, साथ में मैंने यहाँ FeCl3 ले रखा है। FeCl3 हो सकता है, अगर ब्रोमिनेशन करवा रहे तो FeBr3 ले सकते हो, AlCl3 इसकी जगह काम में ले सकते हो, या AlBr3 काम में ले सकते हो, है ना। तो ये FeCl3 है भैया। ये FeCl3 हमारा क्या है, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, और केवल 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब ये भिखारी है। भिखारी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसको दिखा यार, जो क्लोरीन है Cl, उसके पास 3 लोन पेयर है। तो ये गया क्लोरीन के पास, बात करने गया, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। गया क्लोरीन के पास, कहा कि यार क्लोरीन, यार तेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को दे दे एक बार। क्लोरीन बेचारी भोली भाली सीधी सादी क्लोरीन ने कहा कि ठीक है दे देती हूं। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन भैया क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया है। क्यों, क्योंकि भैया क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन पर चार्ज कैसा आ गया मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आपको तो पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम स्टेबल है। तो क्लोरीन ने जो है वो अपनी गलती को सुधारते हुए क्या कहा, दूसरी क्लोरीन जो थी उससे नाता तोड़ लिया और इसके इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो एक तो बना Cl+, साथ में बना भैया FeCl4-। ये लो जी, और ये Cl+ ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज, कि हेलोजिनेशन की रिएक्शन में हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो वो होता है जी X+,
है ना। तो ये हमारा जो X प्लस हेलोनियम आयन होता है ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, है ना। तो अब ये जो X प्लस है ये ही बेंजीन रिंग पर क्या करता है, अटैक करता है। बाकी सेम टू सेम मैकेनिज्म होती है जो अभी हमने पढ़ी थी। भैया ये देखो जरा, यही मैकेनिज्म वापस से चलेगी। वही X प्लस आया, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन लेने आया, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो भैया एरेनियम आयन बनेगा, रेजोनेंस से स्टेबल होगा, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन बाहर होगा और फाइनली जो है वो क्लोरीन आके यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन आगे से आगे चलेगी। तो ध्यान क्या देना है, कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। क्या होता है, सिंपल सा काम है, इलेक्ट्रोफाइल होता है कौन सा, X प्लस होता है, ठीक है। और जो हेलोजन कैरियर है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में मदद करता है कि चलो भाई मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूं, ठीक है जी, ये हो गया काम। अब देखना भाई, ये दोनों रिएक्शन मैंने कहा ना, टोलुइन का आपको हेलोजिनेशन, टोलुइन आप देखो, बताओ जरा CH3 का इफेक्ट बताओ कैसा है। भैया ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस H इफेक्ट होता है ना, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, है ना। दो केस है, एक तो है यहां तो जो है आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो इन अब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। यहां तो जो है ना ये रिएक्शन तो हो रही है, मैं यहां लिख देता हूं, ये रिएक्शन हो रही है इन अब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। ये भैया ये रिएक्शन हुई हेलोजन कैरियर की अब्सेंस में, क्लियर है बात। और भैया ये वाली जो रिएक्शन है आप देखो ध्यान से, FeCl3 ले रखा है, Cl2 और FeCl3 वही बात है, Cl2 FeCl3 आपको Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये रिएक्शन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, ये रिएक्शन हुई हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में और ये रिएक्शन हुई हेलोजन कैरियर की अब्सेंस में। तो आप सोचो यहां से तो आपको Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिला, और इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अभी मैंने कहा कि ये प्लस H है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑर्थो और पैरा पर जाके अटैक करेगा, और ऑर्थो और पैरा वाले दोनों प्रोडक्ट बन गए। रिएक्शन ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होती है। लेकिन अगर हेलोजन कैरियर नहीं लेते हो तो भैया यहां देखो जरा, Cl2H की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR से जो हो रिएक्शन चलेगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी। और फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। और भैया फ्री रेडिकल अभी मैंने आपको चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताया था, एलाइलिक बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं रेजोनेंस के कारण। तो इसलिए यहां ये जो बेंजाइलिक कार्बन है यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्लोरीन यही अटैक करेगा। क्लियर है बात। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, ज्यादा कौन सा बनेगा। भैया मेजर प्रोडक्ट जो है ना वो डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोफाइल पर। मेजर प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड करता है, उसकी साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम जितना एनसीईआरटी में दे रखा है ना उतना तो हमें ध्यान में रखना ही है, क्योंकि भैया पेपर कहां से आता है, एनसीईआरटी से आता है। तो जितना एनसीईआरटी में दे रखा उतना तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और एनसीईआरटी कहती है कि देखो भैया CH3 का इफेक्ट जो है प्लस H, यहां प्लस H, और H इफेक्ट तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, जितना ऑर्थो पर होगा उतना ही पैरा पर होगा। तो H तो देखो इन दोनों जगह क्या है, बराबर है। इन दोनों जगह H अगर बराबर है तो अब दूसरा वाला चेक करो, इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस I भी है साथ में, है कि नहीं है, प्लस I है ना। तो भैया प्लस I इसका साथ में है, तो अब इन दोनों में से प्लस I ज्यादा कहां है, तो आप देखोगे प्लस I यहां ज्यादा है। कारण कि भाई I तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना, डिस्टेंस कम प्लस I ज्यादा, तो यहां प्लस I ज्यादा है। तो ओवरऑल आप देखोगे इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो यहां पर ये वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि यहीं पर अगर ब्रोमिनेशन आप करवा दोगे तो ब्रोमिनेशन में ये मेजर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, साइज बड़े होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट लग जाएगा और ये वाला मेजर हो जाएगा, है ना। तो ये सारा जो एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट द हेलोजिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है, एक एक चीज को आपको फॉलो करना है। कंसेप्ट फॉलो करोगे तो बिल्कुल मेरे भाई आंसर आएगा ही आएगा ना। हाँ जी, चलो थोड़ा सा जो वो और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है भैया नाइट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन की रिएक्शन, है ना।
और वही क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा कि कौन सा किसकी तरह काम करता है, सल्फोनेशन, फिर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक दो रिएक्शन और है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेशन, देखो जी क्या करेंगे नाइट्रेशन के लिए, वही बात, रिएजेंट क्या काम में लेते हैं, सबसे पहले सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक मिक्सचर होता है जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। केवल और केवल HNO3 भी कई जगह लिखा होता है कंसंट्रेटेड HNO3, लेकिन खुद कंसंट्रेटेड HNO3 एक वीक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, वीक होता है तो इतनी जल्दी रिएक्शन आसानी से करता नहीं है उसकी प्रेजेंस में। तो रिएक्शन होगी, आप ये मान के चलो कि ये जो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है ना, ये एक ऐसी मशीन है जहां से आपको NO2 प्लस मिलेगा और ये ही अपनी इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, किसमें? नाइट्रेशन में, ठीक है। हेलोजिनेशन में क्या था? X प्लस था, नाइट्रेशन में क्या है? NO2 प्लस है, ठीक है। कैसे रिएक्शन चलेगी भैया, देखो जरा, H2SO4 जो है ना, H2SO4, इससे आपको क्या मिलेगा भैया? सबसे पहले H प्लस मिलेगा, सबसे जरूरी चीज है, मैं साइड में अलग से बता देता हूं। देखो H2SO4 है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। और HNO3 भी वैसे तो एसिड होता है, लेकिन इस रिएक्शन में HNO3 H2SO4 के आगे फीका पड़ जाएगा। फीका पड़ने का मतलब ये है कि भैया वो अगर H प्लस दे रहा है ना, तो इसको H प्लस क्या करना है? एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये H2SO4 से जो H प्लस मिला उसको ये तुरंत क्या कर लेगा जी? एक्सेप्ट कर लेगा और कुछ इस तरीके से जो है वो एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। और आपको वही पता है कि भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल है। तो ज़्यादा पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, और भैया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, H2O बाहर हुआ, पीछे क्या बना? पीछे बना भैया ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, या इसको जो आप ऐसा भी बोल सकते हो, NO2 प्लस भी आप इसको बोल सकते हो। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आगे की रिएक्शन से कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन रिंग है, इसके पास आया, कहा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रॉन दिया, बीच में जो हमारे पास इस तरीके से क्या बनेगा? एरिनियम आयन बनेगा, पहले ये बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर आगे जो है बेंजीन वापस से क्या करेगा भैया? अपनी एरोमेटिसिटी गेन करेगा। अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर करना ही पड़ेगा। ये लो जी, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। आगे वाली रिएक्शन सब में सेम है ना, बस ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे हुआ। इस तरीके से रिएक्शन चलती है और क्या बना? नाइट्रो बेंजीन बना। कौन सी चीज ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात है ना कि भाई इसमें जो H2SO4 है ना, ये तो काम करता है एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड एसिड। ये तो एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, जबकि जो हमारा HNO3 है, HNO3 ये H प्लस ले रहा है, तो एक्ट्स एज ब्रोंस्टेड बेस, ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये H प्लस क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। फिर भैया इसमें नाइट्रेटिंग स्पीसी या फिर बोल दो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया? ये होता है NO2 प्लस। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और वो तो है ही है कि भाई नाइट्रेटिंग स्पीसी NO2 प्लस है, तो कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल? कहाँ जाएगा? जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी वहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, हमारे पास जैसे मान लो टोलुइन है, इसका नाइट्रेशन आपने करवा दिया, वही है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर NM लिखा हुआ है, इससे आपको क्या मिलेगा? NO2 प्लस मिलेगा। कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज़्यादा मिलेगी। और ये आपको पता है कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक ये है, एक ये वाला मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पर जाके अटैक करेगा। मेजर कौन सा होगा? तो ये वाला ही होगा क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मान लो कंडीशन ऐसी आ गई, यहाँ पर जो है वो CHO लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वही कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4, है ना, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो CHO है, कहाँ जाएगा? NO2 मेटा पोजीशन पर जाके अटैक करेगा। ये सिंपल सा सीधा सा काम है अपने पास, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपने पास अगला जो है ये हो ही गया, हमने नाइट्रेशन की बात कर ली। वापस से आते हैं एक बार इसी पर,
तो देख लो जरा कि वही है कि कौन सा क्या ये ब्रोस्टेड बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये H+ ले रहा है, और भैया H2SO4 ब्रोस्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये H+ दे रहा है। NO2 H2 एक गुड लिविंग ग्रुप है तो H2 यहाँ से बाहर निकला, और NO2+, यही क्या है, एक्टिंग स्पीसी है, अटैकिंग स्पीसी है, यानी इलेक्ट्रोफाइल अपना, जो कि आपको ध्यान में रखना है। टोलुइन की रिएक्शन हो गई, सिंपल सा काम है ये, इसको हम क्या बोलते हैं जी, नाइट्रेशन बोलते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है कौन सी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन होता है भैया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, पहली बात। तो यहां पर रिएजेंट क्या काम में आता है, रिएजेंट काम में आता है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रिएजेंट होता है अपना, ठीक है। दूसरी बात कि भैया ये रिएक्शन पूरी की पूरी रिवर्सिबल होती है। सल्फोनेशन की रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो होता ही है, इसकी जगह जो आप H2S2O7 भी काम में ले सकते हो, या इसकी जगह जो आप H2SO4 प्लस SO3 ओलियम, है ना, ये सारे एक ही होते हैं, है ना, तो ये भी आप काम में ले सकते हो। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, इसलिए सल्फोनेशन में हम कभी भी डाइल्यूट H2SO4 काम में नहीं लेते हैं। देखो कैसे रिएक्शन कैसे चलती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, तो H2SO4 है, या H2SO4 तो टूटेगा H+ और HSO4 माइनस में। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां पर भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पर H2SO4 का केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे H2SO4 के। और मेरे भाई अगर H2SO4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो एक H2SO4, ये हमारे पास एक H2SO4, एक तो H+ देगा तो दूसरा वाला H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी जी, SO और ये ऑक्सीजन, ये H और ये H। और आपको पता है ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन अनस्टेबल, मतलब वाटर यहाँ से जो गुड लिविंग ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ से पानी बाहर निकला, और पानी बाहर निकला तो भैया इसने ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन ऑफर किए, तो हमारे पास अब ऐसी कंडीशन आ गई, ये लो जी ऐसी कंडीशन आ गई। वापस से जो ऑक्सीजन H+ को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और H+ को बाहर करके यहाँ पर जो है वो SO3 बनेगा, और यही इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहली बात, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। नाइट्रेशन में NO2+, हेलोजिनेशन में X+, सल्फोनेशन में SO3, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है भैया। फिर इसके बाद में अगला कि इलेक्ट्रोफाइल तो ये है। अगला जो पॉइंट है कि भाई ये सारा जो है वो अब आगे रिएक्शन हो रही है, वही SO3 का अटैक हुआ, चलो मैं इसको कर ही देता हूं। यहां पर बेंजीन आया, SO3 आया, ये SO3 है भैया, और SO3 में सल्फर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन लिए तो ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन ने विड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आई, यहाँ पर जो हो ये सल्फर SOO और ये O-, यहाँ पर चार्ज जो पॉजिटिव, और ये कंडीशन आएगी, वही एरेनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह आगे बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, यहाँ से जो H है, ये वाला जो H को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो हमारे पास अगली कंडीशन ऐसी आएगी कि ये H है, ये पॉजिटिव था, ये SOO और ये O-, यहाँ है H, ये इधर, तो इसको जो है वो ये हमारे पास कंडीशन SOO और ये O-, ये कंडीशन जो है वो हमारे पास आएगी। और फिर आगे वाले स्टेप में ये वापस से जो H+ को इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा SO3H। ये इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है, तो बस वही बात है कि भाई कंसंट्रेटेड है, पूरी रिएक्शन जो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, क्योंकि रिएक्शन में जो इस तरफ पानी का फॉर्मेशन होता है, इसमें साथ में यहाँ पर क्या बनता है, H2O बनता है। तो रिएक्शन में हम डाइल्यूट H2SO4 काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, है ना। और फिर वही बात, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट सारी चीज़ें सेम है ना। तो ये हमारे पास हो गई भैया सल्फोनेशन की रिएक्शन। तो आगे वाली जो रिएक्शन है वो है अपने पास कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए तो नेक्स्ट जो है वो अपने पास है भैया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिएगा क्या है, दो तरीके की होती है भैया, ये एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दो तरीके की रिएक्शन है, और दोनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दोनों रिएक्शंस को हम देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पहले हम देख लेते हैं, क्या करवाना है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा काम है। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है भैया RX के साथ, और यहाँ पर होगा कोई लुइस एसिड, AlX3 हो सकता है,
या यहाँ पर FeX3 हो सकता है ना, जैसे ZnX2 हो सकता है, इनमें से FeCl3, AlCl3, ZnCl2, इनमें से जो कोई भी हो सकता है, FeX3 के अलावा ZnX2, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सिंपल सा काम है, सीधा सा काम, आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे के सारे ये एक ऐसा मिक्सचर है, इस मिक्सचर से आपको R+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन में R+ जो है ना, वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये बेंजीन पर जाके अटैक करेगा और यहाँ पर एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन में देखो, इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद की जितनी भी ESR रिएक्शन है, सारी की सारी जो है वो सेम है मैकेनिज्म। बस पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है। तो आप इसमें देखो जरा कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लो हमारे पास जो एक एग्जांपल से हम पहले इसको समझ लेते हैं। बेंजीन है, मान लो रिएक्शन हमने करवाई CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3+ R+, इसको हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन पर जाके क्या कर देगा, इस तरीके से अटैक कर देगा। क्लियर है बात। अब देखना रिएक्शन कैसे चली। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, तो भैया जी हमारे पास CH3Cl है, ये लोन पेयर है, रिएक्शन होगी किसके साथ, AlCl3 के साथ। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा तो CH3Cl और ये Al, ये Cl, ये Cl और ये Cl। क्लोरीन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम स्टेबल होता है। तो क्लोरीन क्या कर लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ से एक तो बना CH3+, साथ में बन गया भैया AlCl4-, ये वापस से आगे ब्रेक हो जाएगा कि जब HCl यहाँ बेंजीन रिंग से H+ बाहर होगा ना, तो HCl और AlCl3 में टूट जाएगा। तो ये हमारा जो है वो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहली बात कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, कार्बोकेटाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बोकेटाइन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो भैया इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट जो है वो क्या है, हो सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि भैया कार्बोकेटाइन विल नॉट रीअरेंज इन केस ऑफ FeCl3। कि भाई अगर आप AlCl3 की जगह यहां पर FeCl3 काम में ले लेते हो, तो भले कोई भी कार्बोकेटाइन बने, कम स्टेबल हो चाहे ज्यादा स्टेबल हो, उस पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। FeCl3 के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जबकि AlCl3 बाकी सबके केस में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कारण जो है वो जानने की आपको आवश्यकता नहीं, बस डायरेक्टली ध्यान में रखो, वही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है वो यहाँ पर कारण होता है वैसे। तो यहां पर आ जाओ जरा कि करना क्या है आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको ये दे दिया, ये बेंजीन है ना, यहां पर कोई भी आपको इस तरीके से एग्जाम्पल अगर देता है, मान लो ये मैंने कोई एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ है Cl और साथ में AlCl3, और मैंने पूछ लिया कि भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, तो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। सिंपल सा काम है, पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे। देखो जरा इसको हटाओ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये वाला बना, और अगर इसमें रीअरेंजमेंट होता है तो इसमें रीअरेंजमेंट करवाओ। तो इसमें रीअरेंजमेंट करवाऊंगा तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूं, तो ये वाला बना 2 डिग्री, 1 डिग्री था 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल में ही कन्वर्ट करना है, इससे ज्यादा और स्टेबल हो नहीं सकता। तो भैया इसी का मैं बेंजीन रिंग पर अटैक करवाऊंगा, ये लो जी, ये कंडीशन आएगी, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अगर मान लो इसी में अगर मैं AlCl3 की जगह FeCl3 काम में लेता, मान लो Fe यहाँ Cl3 काम में लिया, कार्बोकेटाइन तो बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। एक्चुअल में रियल कार्बोकेटाइन वहां पर बनता नहीं है, लेकिन इस केस में जो आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो भैया यहाँ पर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। क्लियर है बात। तो भाई इस रिएक्शन में आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, बस सिंपल सा सीधा सा काम है ना। CH3 अगर आ गया और यहाँ पर जो CH3Cl और साथ में AlCl3 है, तो सिंपल सा काम, यहाँ से मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा
और मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, तो बस यही अटैक करेगा। कहाँ जाके अटैक करेगा, ये CH3 है, ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। एक तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक इसमें जो कौन सा वाला बन जाएगा भैया, पैरा वाला। ये प्रोडक्ट मेजर किसको बताओगे, तो मेजर जो है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल वेरी करता है, तो मेजर जो हो बनता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर भैया देखो ज़रा एक एग्जाम्पल के लिए आपको इस तरीके से कोई कार्बोकेटाइन या कोई एग्जाम्पल मैंने लिख के दे दिया है ना। ये Cl है, AlCl3। तो सबसे पहला काम क्या है, कार्बोकेटाइन बनाने का। तो यहाँ पर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो मेरे भाई ये वाला कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन बना तो इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, तो ये वाला 1 डिग्री था 2 डिग्री में कन्वर्ट हुआ, और इसमें जो वापस से यहाँ से एक काम करता हूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो ये वाले में हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। और भाई ये अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पर अटैक होगा तो भैया ये वाली कंडीशन आएगी, ये लो जी, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो डिजाइन जो है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, डिजाइन कैसे भी हो सकती है, कोई फर्क डिजाइन से नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया ओवरऑल हमारे पास जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सिंपल सी सीधी सी रिएक्शन है ना। और ये रिएक्शन जो है वो हमने यहाँ पर देख रखी है, ये रिएक्शन रही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। कार्बोकेटाइन जो इसमें बनता है तो भैया रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरी रिएक्शन है भैया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे ये सेकंड रिएक्शन जो दे रखी है भैया, ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप जो है वो हम बोलते हैं भैया इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप होता है ना अपने पास COCl CH3 COCl वाला, ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, एसाइल ग्रुप। तो यहां पर ये एसाइल ग्रुप का एक तरीके से जुड़ना, इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एसाइलेशन बोल देंगे। वही AlCl3 की प्रेजेंस में यहां से ये Cl को बाहर लेके जाएगा, और ये वाला जो है एसाइलियम आयन इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज एसाइलियम आयन। और ये एसाइलियम आयन में है ना डज नॉट रीअरेंज, इसमें कोई किसी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होता। एसाइलियम आयन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जो एल्काइलेशन है वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है, और ये जाके बेंजीन पर अटैक कर देगा। सिंपल सा सीधा सा काम है। तो इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम बोलते हैं। जैसे इसका भी जो है वो हम एक दो एग्जांपल इसके भी देखते हैं। जैसे भैया सिंपल सा काम है, ये बेंजीन है, यहाँ पर आपको लिख के दे दिया भैया CH3 CH2 और ये COCl साथ में AlCl3, ये लिख के दे सकता है ना। जैसे भैया ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, अच्छा इसी की जगह आपको ये एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी लिख के दे सकता है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिटिक एनहाइड्राइड साथ में जो हो AlCl3 लिख के दे देगा, तो भी सेम टू सेम वही जो है वो आपको एक तरीके से सेम इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, तो मेरे भाई यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ये वाला मिलेगा CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, और ये ही बेंजीन रिंग पर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा CO, और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। सेम टू सेम इसमें जो क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और यही बेंजीन रिंग पर जाके जो क्या करेगा, अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। ठीक है, जैसे भैया हमारे पास कोई एग्जांपल है, इस तरीके का एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है। अब AlCl3 के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, तो सिंपल सा काम है, पहले मैं क्या करूंगा भैया जी, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो ये इसी पर अटैक कर जाएगा, यहीं पर ऑर्थो पोजीशन पर। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की दूसरी तरफ रिंग का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। आपको देखो मैं वापस से बता देता हूँ, अब तक जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, 4 मेजर रिएक्शन, इसके अलावा 1-2 रिएक्शन और है, वो भी हम अभी देख लेंगे। 4 मेजर रिएक्शन है। सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी, हैलोजिनेशन, उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है X+, दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन NO2+, तीसरी सल्फोनेशन SO3, और चौथी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कार्बोकेटाइन होगा। एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा भैया, एसाइलियम आयन होगा, जो कि रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन एक गाटरमान कोच रिएक्शन और एक है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों ही रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कोच रिएक्शन में हमारे पास रिएजेंट होता है भैया CO प्लस HCl, वही AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये दोनों रिएक्शन करके भैया पहले फॉर्मिल क्लोराइड बनाते हैं। फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, और फॉर्मिल क्लोराइड जो बनेगा ना, और फिर AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से जो ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, और ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करके बेंजील्डिहाइड, ये रिएक्शन है गाटरमान
कोच रिएक्शन, ठीक। एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCl और HCN और HCl ये दोनों काम में लेते हैं। पहले दोनों का रिएक्शन, दोनों की आपस में रिएक्शन होके हमारे पास जो है वो ये वाला कंपाउंड बनता है भैया जी। और यहां पर पहले ये रिएक्शन बनती है, देखो कैसे रिएक्शन होगी, HCN और ये है HCl, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहां पर जो हो चार्ज कैसा, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपको प्लस को माइनस पर जोड़ना है, माइनस को प्लस पर जोड़ना है। जब रिएक्शन होगी तो H और CCl डबल बॉन्ड NH ये बनेगा। और ये आगे AlCl3 है ना, तो AlCl3 की प्रेजेंस में यहां से जो ये वाला हमारे पास एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बना। और ये इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो ये बनेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो ये H2 हाइड्रोलाइसिस बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गाल्टरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल आज हमने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा। अब देखो जरा कि कुछ एक क्वेश्चंस है, इनमें हमारे पास एलिमिनेशन, जो पिछली रिएक्शन है, पिछला जो लेक्चर है उसमें एलिमिनेशन के सवाल हमने नहीं लिए थे, वो भी इसमें लिए, PYQ भी है, अलग क्वेश्चंस भी है। सिंपल सा काम एक एक करके जो वो हम सॉल्व करते हैं। तो भैया ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर, है ना, केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, अभी क्लोरीनेशन हमने पढ़ा था ना, तो केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो हो होने चाहिए। एन ब्यूटेन, चेक करते हैं भैया जी, एन ब्यूटेन से कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलते हैं। तो अगर मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दूं HNu, तो एक बार तो मैं हाइड्रोजन यहां से हटा सकता हूं, तो इसमें एक तो ये वाला बन सकता है ना। एक्सक्लूड स्टीरियो, आपको केवल जो है वो क्या बताने हैं, स्ट्रक्चरल बताने हैं। एक ये बन गया, एक जो है भैया ये वाला जो है बीच वाले 2 डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा के एक ये प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये वाला रिपीट हो जाएगा, यहां से हटा दिया तो ये वाला, तो इसमें केवल 2 ही बनेंगे। तो आंसर तो ये हो गया। इसमें और चेक कर लेते हैं, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो मेरे भाई 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन है ना, तो 1 2 3 4 5, एक तो 2 पर है, 1 2 3 4, एक 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन भैया ये है। इससे चेक करते हैं हम कि कितने बन सकते हैं। ये H, ये H2, ये H, देखो एक यहां से बन जाएगा, एक यहां से बन जाएगा, एक यहां से बन जाएगा। इसमें जो कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं टोटल, है ना। तो बस ऐसे ही सबसे पहला ऑप्शन ही अपना क्या है, ठीक है। अगला देखो जरा, एल्केन रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इन डार्क। केवल डार्क में रिएक्शन कहाँ से होती है, अभी कहा था कि भाई फ्लोरीन के साथ अंधेरे में भी रिएक्शन हो सकती है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसके साथ अंधेरे में भी रिएक्शन चल सकती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड विद एन इलेक्ट्रोफाइल, वही ESR के लिए रिएक्टिविटी रेट, मैंने कहा बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। पहला वाला आप देखो जरा, C6H4 है, ये है, और एक तो CH3 लगा है, और फिर पैरा पर ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पर वापस से CH3, पहला ये है। दूसरा वाला एग्जाम्पल जो है ऐसा है, यहाँ पर केवल एक CH3 लगा है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा वाला एग्जाम्पल ये है कि एक तो NO2 है यहाँ पर, और पैरा पर जो क्या लगा है जी, CH3 लगा है ना, ये तीसरा वाला है। चौथा वाला जो क्या है, दोनों जगह जो है वो NO2 लगा है। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। आप सोच समझ के बता दो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा भैया। यहाँ इसका इफेक्ट +H, यहाँ पर +H, यहाँ +H, इसका -M +H, यहाँ पर -M और ये -M। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, पहला वाला, क्योंकि भैया यहाँ बेंजीन रिंग पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर कौन सा आएगा, दूसरा, फिर इन दोनों में से कौन सा आएगा, तीसरा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल भैया पहला ही है, तो पहला ही अपना आंसर जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन। वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। तो मैंने आपको कहा कि +M और +H वाले सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। भैया ये तो -M वाला है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। भैया ये क्लोरीन के केस में बिल्कुल +M इफेक्ट होता है, ये हो जाएगा अपना जो +M वाले जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। COH का -M होता है, CCl3 का -H होता है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। फिर भैया अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन E2 एलिमिनेशन। ये मैंने आपको कहा था E2 एलिमिनेशन में रिएक्टिविटी या तो एल्कीन बनाओ और एल्कीन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक कर लो, या फिर भैया इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करो आप। लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कौन सा, I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, बताया हुआ है भैया। तो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, तो ये ही ऑर्डर आएगा किसका, रिएक्टिविटी का। ये वाला हमारा जो है वो आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो जरा कि भाई अरेंज द फॉलोइंग एल्केनॉल्स
ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। याद करना, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है इवन रिएक्शन से। H2SO4 की प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं 180 पर, इवन रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन बनाते हैं और स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये कार्बोकेटाइन बनेगा दूसरे में, तीसरे में ये कार्बोकेटाइन बनेगा। भैया इसके पास अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास जो 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो भैया कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, फिर इसके बाद में आ जाएगा कौन सा सी, फिर है ए। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो ये ही रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, क्योंकि इवन रिएक्शन में रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो बी सी ए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या रहेगा अपना, सही रहेगा। अगला देखो जरा, 1 फिनाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, है ना, ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक KOH। याद करो, एल्कोहलिक KOH NaNH2 RO माइनस ROH, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे E2 एलिमिनेशन देते हैं। तो भैया अपने पास जो 1 2 3 1 फिनाइल और 2 क्लोरो प्रोपेन, इसको जो एल्कोहलिक KOH के साथ आप हीट करोगे, 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, है ना। अल्फा बीटा से आपको जो HX बाहर करना होता है, तो भैया 2 तरीके की एल्कीन बन सकती है। एक तो ये वाली बन सकती है, ठीक है, और एक एल्कीन ये वाली बन सकती है। और सेज़फ और हुफमान में से मेजर कौन सी होती है, ये वाली सेज़फ वाली जो क्या होती है, मेजर होती है, जो ज़्यादा स्टेबल होती है वो मेजर होती है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 1 2 3 1 फिनाइल प्रोप 1 इन, है ना। तो 1 फिनाइल प्रोपीन बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेनली पूछा है, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है। अगला देखो, वापस से एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। ये एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ही है। H प्लस के साथ एल्कोहल को क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है मेरे भाई। ये एल्कोहल है CH2OH, H प्लस के साथ इसको हीट करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें क्या करवा दूं, रीअरेंजमेंट करवा दूं। तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना। और भैया इसमें जो अब 2 तरीके की एल्कीन बन सकती है। एक तो मैं एल्कीन बनाऊंगा ये वाली, और एक एल्कीन बनेगी भैया ये वाली। सेकंड वाली क्या रहेगी, मेजर। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ना, ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड वाली मेजर रहेगी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। भैया अभी मैंने बात करी थी, यह टोलुइन है। रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवा रहे हो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो मैंने कहा था ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो Cl, एक ये वाला प्रोडक्ट। अगर मेजर की बात करें तो पहला वाला क्या रहेगा, मेजर रहेगा, क्योंकि भाई ऑर्थो पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। अगर केवल Cl2 की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करवाओगे तो यहां बेंजाइलिक कार्बन पर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां तो रिएक्शन चली ESR से, यहां रिएक्शन चलेगी FSR से। तो यहां पर ये रिएक्शन होगी तो CH2 और ये Cl, बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। ऊपर जो है वो ये वाला बनेगा अपने पास। तो X तो अपने पास हो गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ठीक है। बिल्कुल, X तो है अपने पास ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो पैरा दोनों है। और Y जो है वो है अपने पास, पहले तो है भैया ये, और अगर एक्सेस में ले लोगे ना क्लोरीन यहां से, तो क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो वापस से फर्दर रिएक्शन होगी, और तब तक रिएक्शन होगी जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन एक एक करके क्लोरीन से डिस्प्लेस ना हो जाए, तब तक रिएक्शन चलती चलेगी। तो भैया ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या अपने पास, X तो बेंजाइल क्लोराइड नहीं है ना, X बनता है, इसकी वजह से Y बनता है। मेटा क्लोरोटोलुइन बिल्कुल, पैरा क्लोरो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है 4th वाला, ठीक है। आगे वाला देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट रैपिडली या रेडली डिहाइड्रेट। वही बात है, डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कार्बोकेटाइन बनाते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये कार्बोकेटाइन बना भैया, इसका -M लग रहा है। ये कार्बोकेटाइन बना, है ना, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बना, इसका -M लग रहा है ना। यहाँ ये कार्बोकेटाइन और यहाँ पर भी कैसा लग रहा है भैया, -M लग रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है भैया सेकंड वाला, -M नहीं है, तो सेकंड वाले में सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन होगा। अगला देखो, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वही बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, ESR रिएक्शन उतनी ही तेजी से होगी। तो यहां आप देखना जरा, इसका -M है ना, OH तो सब में बराबर है, इसका इफेक्ट जो है वो बेंजीन रिंग पर +M है, यहाँ पर जो इसका इफेक्ट -I है। बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कौन सा, सेकंड।
सेकंड के बाद में हो जाएगा कौन सा, थर्ड, थर्ड के बाद में हो जाएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद में फर्स्ट वाला सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर चेक करना आपको, और कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है। PYQ है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गो अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। भैया देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि भाई नाइट्रोबेंजीन हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होता है, रिंग को इतना डीएक्टिवेट कर देता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर पाता है। तो नाइट्रोबेंजीन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज सॉल्वेंट काम में लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल नहीं देता है। इसके अलावा फिनॉल और एनिलीन ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि भैया ये हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट रखते हैं। और ये क्या करते हैं, जो AlCl3 लुईस एसिड वगैरह काम में लेते हैं ना हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, उनके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये भी हम बोलेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन नहीं देते हैं, इसको सॉल्वेंट की तरह हम काम में लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। फिर अगला देखो जरा, विच व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। भैया जी Br2 और रिएक्शन करवानी है FeBr3 के साथ। सोचो जरा कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन, क्या मिलेगा आपको, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहां से मिलेगा। और Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। आप देखो एक तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये दोनों कार्बन तो कैसे हैं, सेम ही है, ये दोनों कार्बन तो सेम है। अब इसमें बोला है कि क्या क्या बनेगा, तो एक बार तो यहां जोड़ दो और एक बार यहां जोड़ दो, तो ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना। इसमें जो क्या क्या है भैया, ये दोनों प्रोडक्ट तो क्या हो गए, सिमिलर ही हो गए, सेम ही हो गए। और इसमें जो है वो ये वाला और ये वाला, इसमें ये दोनों प्रोडक्ट भी जो है वो एक तरीके से क्या है, सिमिलर ही है, ठीक है। और फिर इसमें जो है ये वाला तो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो जरा कि भैया इनमें से जो है मेजर कौन सा बन सकता है, तो आप समझो ब्रोमीन के केस में इन दोनों का जो साइज है ना वो इतना ज्यादा है कि भाई यहां बीच वाले पर अटैक होना बहुत मुश्किल होता है। तो बीच वाले पर अटैक न के बराबर होगा, इसलिए इसमें जो ऑप्शन ये वाला जाएगा कि भाई ब्रोमीन यहां पर अटैक करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, लेकिन एक तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रोमीन के केस में मेजर कौन सा हो जाता है, पैरा वाला मेजर हो जाता है। तो ब्रोमीन का साइज एक बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण यहां पर ब्रोमीन अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो वही है कि भाई रेसिमाइजेशन किसका होगा, ये एक्चुअल में सवाल हमने नहीं पढ़ा है, ये जो है वो एसन रिएक्शन का है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, एल्कोहलिक KOH जो है वो SN2 रिएक्शन से जो है वो एक तरीके से आप बोलोगे कि भाई सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो जिसमें कायरल कार्बन होगा ना, जैसे यहाँ पर जो है वो कायरलिटी इसमें नहीं आएगी, कायरलिटी भैया इसमें जो है वो कायरलिटी आएगी, ये OH हटेगा, यहाँ पर Cl हटेगा, OH आएगा, तो इसमें जो वो रेसमाइजेशन हो जाएगा। कैसे हुआ अगली क्लास में बात कर लेंगे। नेक्स्ट जो है अपने पास ये देखना जरा कि Br2 के साथ रिएक्शन हुई, कोई हेलोजन कैरियर नहीं है, तो हेलोजन कैरियर की एब्सेंस में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैं जब रिएक्शन करवाऊंगा CH2 और OH की, है ना, और Br2 के साथ रिएक्शन होगी तो ऊपर की तरफ आप रिएक्शन करवाओगे, यहाँ CH2 और यहाँ पर जो है वो BrCH3 है ना, यहाँ रिएक्शन करवाओगे। और फिर इसके बाद में HNO3 है, और HNO3 की प्रेजेंस में जो है वो आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे, है ना। देखो तो भैया देखो इसमें जो है वो ऐसा होना चाहिए, ये हो सकता था, लेकिन तब हो सकता था जब यहाँ OH ना होता। अब भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी बोलता हूँ NCERT पढ़ना एक बार कि भाई फिनॉल जो है ना, देखो OH बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इसकी प्रेजेंस में होगा ये कि यहाँ पर जो है ना Br2 जैसे ही हम लेंगे, भले ही इसके साथ में कोई दूसरी चीज है नहीं, है ना, तो देखना जरा कि फिनॉल खुद जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, और इसकी प्रेजेंस में ये Br2 को क्या कर देगा, एक तरीके से यहां से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा देगा। और फिनॉल की जो OH की जो ऑर्थो पोजिशन है ना, यहां पर ब्रोमिनेशन होगा, होना चाहिए था कहां पर भैया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन वो रिएक्शन नहीं होगी। और आगे जो है आपको इसका क्या करवाना है, नाइट्रेशन करवाना है। तो NO2 प्लस वही बात है, कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो इस पोजीशन पर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये यहीं पर अटैक करेगा, ये Br और ये OH, और यहां पर क्या आएगा NO2, है ना। तो ये प्रोडक्ट इसमें फाइनली बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा भैया, ये रिएक्शन है, अभी हमने बात करी थी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो सेम वही रिएक्शन है, ये फिनाइल, ये CO, यहाँ है भैया NH, और ये जो कंडीशन आपको दे रखी है भैया, इसका इफेक्ट है +M।
इधर भी रिंग है, लेकिन इस रिंग पर जो CO का माइनस M है। तो पहला जो आप रिएक्शन करवा रहे हो एन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, कुछ नहीं है भैया, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की कंडीशन है। और यहां से जो अभी मैंने इलेक्ट्रोफाइल भी आपको बना के बताया था, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पर बनेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो कहां जाएगा भैया जी, ये इस पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर जाके अटैक करेगा। और भैया ऑर्थो और पैरा पर अगर अटैक होगा तो ये हमारे पास कंडीशन, एक तो ऑर्थो और एक पैरा वाला जो है प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखते हैं जरा कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, कौन सा वाला मेजर बनेगा। तो आप खुद सोचो जरा कौन सा वाला मेजर बनेगा। इसका साइज ठीक ठाक है, या तो यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा। तो मैं कहां अटैक करवाऊंगा भैया जी, पैरा वाला पर यहां अटैक होगा। ये कारण क्या है, कारण ये कि इसका साइज बड़ा है। और भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही जो है वो इन दोनों पोजीशन पर ज्यादा, हालांकि पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसका -I भी है। नेक्स्ट स्टेप है आपको जो इसका Br2 के साथ Br2Fe, वही बात है भैया, हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, Br+ मिलेगा। ऑर्थो और पैरा पर अटैक करवा दो, तो पैरा तो पोजीशन खाली है नहीं, तो कहां अटैक होगा, ऑर्थो पर अटैक होगा भैया जी। ये है CO CH3, यहाँ है क्या Br, ये है जी, ठीक है। तो इस तरीके का कोई है एग्जाम्पल तो देख लो जरा। एग्जाम्पल है कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। देखो जी क्या होगा, एनिलीन का नाइट्रेशन जब करवाते हैं ना, आपको पता है नाइट्रेशन में हम HNO3 और H2SO4 काम में लेते हैं, तो मीडियम बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है। तो होना ये चाहिए भैया जी, यहां से NO2+ मिलेगा, NO2+ होगा, मिलेगा, है ना। और ये आपको पता है इसका इफेक्ट है +M, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट ये रखता है। तो भैया ये दोनों प्रोडक्ट मिलने चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट जो यहाँ पर मिलने चाहिए थे। अब ये दोनों तो मिलते ही मिलते हैं, इसके अलावा ये बोल रहा है भैया मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। कारण बताओ मेटा प्रोडक्ट का। आपको पता है कि भैया अगर एक कंटेनर में एक से ज्यादा तरीके की रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है। एसिड बेस रिएक्शन होगी सबसे पहले, ये NH2, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो भैया सबसे पहले बनेगा एनिलीनियम आयन, ये बनेगा एनिलीनियम आयन, ये बनेगा। और भैया ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए जो है वो आपको मेटा प्रोडक्ट का भी सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन के कारण जो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट लगता है, जिसके कारण मेटा प्रोडक्ट भी ठीक ठाक अमाउंट में जो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन भैया ये रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। और हालांकि नेम रिएक्शन में मैं ये रिएक्शन लेने वाला था, और यहाँ पर जो है वो बीच में बनता भैया डाइक्लोरोकार्बिन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर जाके अटैक करेगा, और फाइनली जो हो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन एक तरीके से होता है। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनता भैया डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। फिर आगे देखो जरा कि वही एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, ये सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन ये वाला बन रहा है, तो इसमें भैया मेरे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है कि ये कार्बोकेटाइन बना ना, अब इसमें जो मैं रीअरेंजमेंट करवाऊंगा तो ये रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और आगे हीट कर रखा है तो इसमें जो है हम बोलेंगे ये एल्कीन भी बनेगी, और आगे जो क्या करना है HCl का एडिशन इस पे करवाना ना। HCl का एडिशन भी जो कार्बोकेटाइन बनने के साथ ही होता है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनेगा। EAR रिएक्शन में हमने जो ये चीज़ पढ़ रखी है, तो ये वाला जो है प्रोडक्ट इसमें फाइनली बनेगा। इस तरीके का एक ही एग्जाम्पल अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो ये था भैया आज हमने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों रिएक्शन हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करेंगे NSR और NAR की, अगला जो लेक्चर होगा NSR और NAR, ठीक है। फिर नेम रिएक्शन होगी जिसमें हम सारा जो है वो कवर कर लेंगे, और मतलब जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला पोर्शन है वो भी उसमें कवर कर लेंगे। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो धीरे धीरे जो टॉपिक सारे हम निपटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपके बहुत काम में आ रही होगी, बहुत जल्दी सीरीज को निपटा देंगे। एक चीज लगातार पढ़ते रहे, एक बार जो है वो पढ़ के टेस्ट में नंबर लाने से जो है वो टॉपर नहीं बनते, या फिर नंबर जो है एक बार अगर नंबर आ गए ना तो उसका रिजल्ट या उसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है।
एक बार नंबर आने से जो है वो ऐसा नहीं कि एक बार नंबर आ जाएंगे तो नीट में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। नंबर जो है वो लगातार आने चाहिए, है ना, कि भाई आपने एक टेस्ट में अच्छी मेहनत कर ली और टॉप पर आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लगातार टॉप पर बने रहोगे, लगातार आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखोगे, तो वो जो है वो उसका आउटपुट आएगा, उसका एक अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, बजाय इसके कि एक बार जो है वो नंबर लाने के। वो बोलते हैं ना कि नजर नजर में उतरना कमाल है, नफज नफज में बिखरना कमाल है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर बने रहना कमाल है। तो आप लगातार मेहनत कीजिए, लगातार अपनी पोजीशन को मेंटेन रखिए, उसी का आपको रिजल्ट मिल सकता है। और खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। यहां से हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।